अली अमीन गंडापुर ने आज अपना पूरा आइटनरी दिया, किस तरह वो पहुंचे और अकल हैरान है जो उन्होंने बातें बताई हैं, जरा आप भी सुन लें। मेरा मोबाइल चौंके आईजी इस्लामाबाद ने वहाँ पे ले लिया था तोड़ फोड़ और तलाशियों में। मेरा विशाल नाम का उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट बनी हुई है, एक पिकेट के ऊपर मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे में वहाँ पे रहा, ये घूम रहे थे, तलाशियां ले रहे थे। इस दौरान में मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो और उस गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनाल वाली साइड पे। लगभग 4 घंटे के बाद मुझे उन्होंने कहा कि गाड़ी अरेंज हो गई है। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। वहां से मैं मूव होके गया, पहुंचा पर ऊपर, तो वहां पर चूंकि कोई आमद थी नहीं, जो भी गाड़ी गुजर रही थी मैं ऊपर से पत्थर मार रहा था कि शायद कोई भी रुक जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। वहां पे जब मैंने पत्थर मारे गाड़ी रुक गई। एम टैग के जरिए मोटरवे पे चढ़े, फिर जब मोटरवे से उतरे मैं वहां से एक जिले के डीपीओ के घर में पहुंच गया। वो मौजूद नहीं था। फोन पे उसके बंदे ने मेरी बात कराई। मैंने उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो और मैंने सीएम हाउस जाना है पिशावर। लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो उसने मुझे ये कहा, मैं ये गारंटी सर नहीं दे सकता। उसके बाद मैं वहां से निकला, उसके बाद मैंने कोई ब्रेक नहीं की। फिर मैं सीधा गया और मैं वहां से बड़ग्राम, तोरगर, शांगला, फिर वहां से सवार से नीचे फिर आता गया, फिर मर्दान, नौशेरा, चारसदा और मैं पिशावर पहुंच गया। मैं पैगाम दे रहा हूँ इन सबको कि तुम इस आग से डरो जो जुल्म करते फिर रहे हो। फिर वही बेगैरत, बुज़दिल, फस्तायत वाले, ये आईजी, ये फेडरल गवर्नमेंट जो भी मुनाफिक है इस नजरिए के साथ, अल्लाह उसको गर्क करे। एक और धक्का, और वो धक्का भी इंशाल्लाह हम ही देंगे। और इनको समझ आ गई है कि जहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला स्टेप फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। ये मेरे सूबे की मलकियत में जिस तरह घुसा, इसने इस सूबे पे हमला किया है। अगर ये विफाक सूबे पे हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। तैयार हो सारे, खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए तैयार हो। अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने हक के लिए मरोगे, सबक सिखाओगे, सूबे का हक लोगे। नारा मारो, साडा हक इत्थे रख। इमरान खान के एहतजाज की कॉल ने और तो किसी को प्रॉब्लम दी हो या ना दी हो, लेकिन वज़ीर आला केपी को बहुत प्रॉब्लम दी। वो पत्थर मारते हुए पाए गए गाड़ियों को रोकने के लिए। अपने ज़िले के पुलिस अफसर को वो रिक्वेस्टें करते पाए गए, लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही थी। और वो सीधा हरीपुर से पेशावर जाने के बजाय उन्होंने पूरी दुनिया का एक लंबा रूट पकड़ा, क्योंकि उनकी मदद करने वाला उनके सूबे में भी कोई नहीं था अपेरेंटली। तो ना उनकी सूबे में गवर्नेंस की कोई क्रेडिबिलिटी थी उस वक्त, ना उनकी कोई अथॉरिटी वहाँ पर मौजूद थी, और ये सब कुछ करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे ज़्यादा बुरा वक्त जो गुजरा वो वज़ीर आला केपी के ऊपर गुजरा। मेरे से मिफ्ता इस्माइल साहब, मिर्ज़ा असरार साहब, शायद भट्टी साहब मौजूद है। भट्टी साहब, आप इस जो आइटनरी बताई है गंडापुर साहब ने, कॉमन सेंस को मानती है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के एहतजाज की कॉल ने क्या गंडापुर साहब को ज़्यादा एक्सपोज किया है, या अवाम का सड़कों पर ना होने के इस एलिमेंट ने को ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, या तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त लीडरशिप का बहरान है वो एक्सपोज हुआ है? पहली बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की। बिल्कुल कॉमन सेंस से ऊपर की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 28 या 30 घंटों की मारा मारी के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं। और इस्लामाबाद में इमरान खान ने उनको कहा हुआ था कि आपने डी चौक तक जाना है। तो वो डी चौक से कोई 1 किलोमीटर पहले चाइना चौक से अचानक केपी हाउस चले जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि उनको बताया गया था कि केपी हाउस में आप जाकर अरेस्ट हो सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अचानक अपने काफ़िले को, अपने लोगों को जो उनके साथ मारें खा रहे थे, जो उनके साथ खड्डे भर रहे थे, जो रुकावटें अबूर कर रहे थे, जो आंसू गैस शेल सह रहे थे, उनसे अचानक जाना केपी हाउस। और केपी हाउस में अब जाके जो ही वो पहुँचे तो अच्छा मज़े की बात है कि केपी हाउस जब गए हैं तो अपने ज़ाती मुलाजमीन, मुहाफ़िज़ीन और जो जलसे में उनका एक मुहाफ़िज़ीन का गिरोह था उनको भी वो छोड़ गए। अच्छा, फिर उसके बाद वो गए हैं केपी हाउस में पुलिस और रेंजर का छापा पड़ा। और उसके बाद जो उनकी कहानी है वो ये है कि वो छत के ऊपर मोर्चे में चले गए। अब मोर्चे से, अब मैं आपको केपी हाउस, आपको पता है, मैं आप भी मेरे साथ, हम कई मरतबा गए। केपी हाउस रेड जोन में है। पहली बात तो ये कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर पहुंचे थे चाइना चौक, उस वक्त फौज भी थी, पुलिस भी थी, रेंजर भी थी, जगह जगह पर नाके थे, मार धाड़ हो रही थी। और भट्टी साहब, ये तो नॉनसेंस बात लगती है ना, वहां से निकल गए और जिस तरह पहुंचे। आपके ख्याल में ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुड बुक्स में भी है और इमरान खान की बात भी मानना चाह रहे हैं, ये मसला है?
ये बताए ना। नहीं, आप पहले बात तो जी जी पहले मैं वही बताता हूँ, पहले बात तो सुनिए कि वहाँ से केपी हाउस पहुँचना और वहाँ से उतरना, सामने एक होटल है, वहाँ से निकलना, निकल के कश्मीर हाउस से जाना, जाकर पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ के नीचे उतरना, गाड़ी को पत्थर मारना, फिर 12 ज़िले फिर के 30 घंटों बाद उसमें जाना असम्बली हाल में, तो कॉमन सेंस नहीं बनती। अब मुझे नहीं पता कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जब नहीं थे, मंजर आम पे नहीं थे, तो 10-11 लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बात की, वो कह रहे थे आ जाएंगे, वो डबल विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे। तो ये सारों का उस वक़्त रवैया था, उस वक़्त ख्याल था। तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो केपी हाउस जाना, केपी हाउस से वहाँ पेशावर जाना, ये कहानी मेरे ख्याल है अगली मरतबा अगर वो इस तरह का उनका हुआ तो कोई किसी कहानीकार से या कम से कम हमसे ही रब्ता कर ले, कोई अच्छी कहानी बना के उनको दे देंगे। तो ये दूसरी बात एक जो करनी है वो ये करनी है कि जिस तरह याद रखें जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह इhtजाज किया, जो कुछ वो हुआ वो भी काबिल मजम्मत है, ये मौका नहीं था। और दूसरा जो हुकूमत ने किया वो भी शर्मनाक था कि हुकूमत का रवैया होता है कि बंदा पेशावर से चलता है, ये पहले इंटरनेट बंद, मोटरवे बंद, सड़कें बंद, कंटेनर्स और जगह जगह इन्होंने तबाही बर्बादी फेर देती है। और फिर जिस तरह पुलिस गर्दी केपी हाउस के अंदर हुई, जिस तरह दरवाजे तोड़े गए, जिस तरह लोगों को तशद्दुद किया गया, जिस तरह आईजी का सुना जा रहा है उसने बदतमीजी की और आईजी ने मोबाइल तक लिया, इस आईजी की क्या जुर्रत है कि मुंतखब वजीर आला को इस तरह ट्रीट करे। तो वो पुलिस, आईजी और वो भी काबिल मजम्मत है और शर्मनाक रवैया है वो भी। आमिर राना साहब, अगर अली अमीन गंडापुर की बातें मान लें तो बड़े बेवकत किस्म के वजीर आला थे। मतलब उनका मोबाइल छीन लिया पुलिस ने, वो छुप के दरख्त के पीछे से 4 घंटे गाड़ियों पे पत्थर मारते रहे कि कोई लिफ्ट मिल जाए उनको। उनके साथ ना कोई सिक्योरिटी थी, ना उनको कोई प्रोटोकॉल था, ना उनके कोई वर्कर्स थे। फिर ज़िले का जो अफसर है जब वो पहुंच भी गए केपी के अंदर, उसने इनकार कर दिया उनकी मदद करने से। तो ऐसा वजीर आला जो है जिसकी अपने सूबे के अंदर ही कोई क्रेडिबिलिटी बात नहीं मान रहा, तो इसने अली अमीन गंडापुर साहब को एक्सपोज किया है या अली अमीन गंडापुर साहब को हीरो बना के पेश किया है, एक बात। और दूसरी बात, आपके नज़दीक ख्वाजा आसिफ अब ठीक कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का ख़तरा ख़त्म हो गया उनको जो एहतजाज का हुआ करता था, जो ऊपर नीचे एहतजाज फेल हुए अवाम या लीडरशिप के उस तरह ना आने से? इमरान खान ने तीसरा वज़ीर आला बनाया केपी में, परवेज़ खट्टक, महमूद खान और ये अब गंडापुर साहब, चौथे थे बुजदार साहब। आप चारों को एक ही कहानी में रख लें। वो कह रहे हैं साडा किथे रख, और वो वर्कर ढूंढ रहे हैं कि सानू नहर वाले पुल ते मलाई बुला के ते माई खोर किथे टुर गया। ठीक है जी। ये ना डेरा इस्माइल खान से हैं, तो पड़ोस में मियाँ वाली भी है जहाँ पे वो कहते हैं ना फूके खेल, ये उस किस्म के हैं कि बात आर्मी चीफ को गद्दार कहने से शुरू हुई थी और आईजी पे आके रुक गई है कि अब हम अगली दफ़ा उसके लिए निकालेंगे। भाई फिर कोई और ही काम कर लो। वो मलका वाली बात है कि अगर इतना ही काम करना था तेज़, मतलब एक रात ये केपी हाउस की छत पे गुजारते हैं असम्बली में एक दिन, और अगली दफ़ा ये चौकी में गुजारते हैं 4 घंटे, और फिर वो पत्थर मार के जो रोकते हैं वो भी इत्तेफाक से इनका ही ड्राइवर निकल आता है। ये कहानियाँ किसको बेच रहे हैं? मतलब ये बैठ के, मतलब भट्टी साहब ने ठीक कहा है, उन्हीं से पूछ लेते। उन्होंने कहा है कि मेरे से लिखवा लेते। मतलब कोई दम खम तो होता ना, कोई बात, कोई डायलॉग, को मज़ा तो आता ना हमें भी सुन के कि भाई कहाँ रखा है, नारे लगवा रहे हैं सारों से। और बहरहाल चूँकि अब ये बहुत ड्रामा साजी हो चुकी है इसके ऊपर, उन्होंने पहली दफ़ा 8 घंटे के बाद जब पब्लिक में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अगली दफ़ा 2 दिन के बाद सारी बात तश तज़बाम करूँगा। तो हम तो उस कहानी को सुनने के लिए बैठे हुए थे, ये नई शुरू कर दी तो बंदा जाए कहाँ? देखें, बात सलमान अकरम राजा साहब ने कहा ना कि अगर मेरा तजर्बा था तो मुझे वहाँ जाके अरेस्ट नहीं होना चाहिए था और हमें देखना चाहिए था। बिल्कुल सच्ची बात है। और आज उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे ज़मीर झंझोड़ने हम आए थे। देखें, ज़मीर झंझोड़ें, सियासी क़ुव्वतें सियासी काम करें, कौन रोक सकता है आपको? रुकना भी नहीं चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा, काजी हुसैन अहमद मरहूम, और जितनी मतलब नवाज शरीफ हों, जिन्होंने भी लॉन्ग मार्च किए, कुछ भी किए, उनके वर्कर सब जगह पहुंच जाते हैं। वर्कर पीटीआई के भी पहुंच गए। असल इशू होता है कि लीडरशिप क्यों गायब होती है। ये कहानी 9 मई से जुड़ती हुई बनानी थी, बांग्लादेश बनाना था, या क्या करना था? इसका जवाब पीटीआई की आज के जो चेयरमैन हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने भी माना, यानी उसमें कि यही बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो मतलब माशाल्लाह फिट होके आए, फिट होके चले गए। वो आईजी जो इतना गुस्से में था कि चीफ मिनिस्टर थर थर कांपते हुए गायब हो गए, उनको बैरिस्टर गौहर को किसी ने कुछ नहीं कहा, कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई, क्या करके भेजा?
ये जरा कहानी 4-5 दिन हो गए, जरा बना के। लेकिन आमिर साहब आपके ख्याल में, आप तो इस्लामाबाद के बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आपके ख्याल में गंडापुर साहब जो है सेट साइड, ये तो होशरुबा दास्तान है, तो मानने वाली नहीं है। तो जो एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज सईद, वो कह रहे हैं कि जी ये तो चाय पी रहे थे इदारों के साथ, आप इसे कंफर्म करते हैं कि ये इदारों, वरना और कुछ समझ नहीं आता है किस तरह निकला है वहाँ से। इतनी सख्त सिक्योरिटी और रेंजर्स और पुलिस और फौज वहाँ मौजूद थी इस्लामाबाद में और केपी हाउस के बाहर। कोरोना कंट्रोला तो नहीं था ना इनके पास। अच्छा, मैं भट्टी साहब का कहने लगा था, मैं भट्टी साहब का नाम लेने लगा था, आपने खुद ही कह दिया कि जब फौज मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, क्योंकि अभी वो कह रहे थे ना एजाज साहब तो दूर बैठे हैं। तो बात ये है कि फिर आप ये समझे ना कि सहूलतकारी किसके लिए थी और क्यों थी। अब ये बताएं कि ये जाके मिलते हैं बड़ी सहूलत के साथ खान साहब से भी अडियाला में, अब वो सहूलत फ़िलहाल सब के लिए टर्मिनेट कर दी गई है कि ता हुक्म सानी अब आप जाएं, कल हाई कोर्ट में जाएंगे, दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जो क़यादत है वो तो बताए थे इतने टीयर्स हैं और सब, वो टीयर गैस के बाद सारी तितर बितर हो गई, क्योंकि क़यादत तो सामने नहीं आई थी, लोगों को छोड़ के निकल गए। सियासी कुव्वतों को ये काम नहीं करना चाहिए, या अज़म के साथ निकलें या फिर गायब हो जाएं। आपको लगता है इमरान खान की पार्टी को डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है एहतजाज की मामले को? एक रियासत इनके सामने इसलिए खड़ी है कि वो जो चौधरी निसार को मैसेज किया था ना इन्होंने, टेक माय वर्ड्स आई विल नॉट गो बियॉन्ड अपारा, याद होगा 2014 में जी, और फिर इन्होंने 9 मई कर दिया। तो रियासत को तो पता है कि ये हमारे साथ मिलके क्या कर रहे थे, हमारे खिलाफ क्या कर रहे थे और आज क्या करना चाहते हैं, उन्हें पता है SCO के ऊपर। तो ये चीज़ें अब हजम नहीं हो रही। ये PTI की क़यादत को, मेरा ख्याल है 12-14 लीडर्स को इकट्ठे बैठ के, बजाय 10-12 प्रोग्रामों में अलग अलग जाके ये कहने के अच्छा हम पूछेंगे, हम बात करेंगे, सामने ही सारे आ जाएं और गंडापुर साहब का ये बिल्कुल एक क्लास ले लें सारे के सारे, फिर ही पता चलेगा कि सच क्या है। हो सकता है तीसरी दफ़ा वो बताएं कि मैं मैरियट के कमरे में था। सेफ हाउस की बात तो बिल्कुल KP हाउस के पीछे ही है ना, कोई दूर तो नहीं है सेफ हाउस, वो भी हमारे ही हैं, तो हमारे लीडर जाते हैं वहाँ पे। वहाँ आपको याद है जो PDM की क़यादत थी, वो भी खान साहब के लोगों की रिक्वेस्ट पे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के साथ बैठी थी और उन्होंने कहा था नहीं, हम अदम एतमाद की करारदाद वापस नहीं। लेकिन PTI वाले शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि इमरान खान के राइट हैंड मैन अली बिन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के चाय पी सकते हैं ऐसे मौके पे जब कारकुन जलील हो रहे हैं। नहीं, अगर ये राब्ता करते हैं, इनको छुपने की जरूरत ही नहीं है, इनको बताएं कि हाँ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि एक दफा ये कहते हैं मैं तो बात ही नहीं करूंगा, फिर पॉइंट आ गया आपका, फिर वो कहते हैं कि ये 3 का ट्राई का है। पॉइंट आ गया सर। मिफ्ता भाई बहुत वार्म वेलकम। आप क्या आए, प्रोग्राम में लेट शुरू हो गया आज। अच्छा मुझे सर ये समझाएं, सबसे पहले तो ये बात हम बहुत सुनते हैं कि इकॉनमी और मेरा कसूर है आपका कसूर है, आपने लाहौर आना था ना, आपकी फ्लाइट रुकी और उसके बाद सारी बर्बादी हो गई, तो आप दोबारा भी आएंगे भी, अभी मज़ा नहीं आएगा, कम टाइम है आपके साथ आज। मुझे सर ये बताइए कि ये तो मफरूज़ा है या हकीकत है, जो भी है इकॉनमी और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, चलें इस पर आता हूँ बाद में। उससे पहले ये समझा दीजिए मुझे कि अगर इकॉनमी और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या इमरान खान, जिसके मुतालिक एक पर्सपेक्टिव ये है कि उसने हुकूमत को आगे लगाया हुआ है, वो जेल में बैठा हुआ है और वो कॉल देता है और उसके बाद जो है उसने अपनी पार्टी को भी आगे लगाया हुआ है, उसने हुकूमत को भी आगे लगाया हुआ है, उसके बाद इंटरनेट भी स्लो डाउन हो जाता है, उसके बाद कंटेनर भी लग जाते हैं, उसके बाद एक हिजान की कैफियत आ जाती है, उसके बाद सारे लोग मुतहरिक फोर्सेस भी सड़कों पर आ जाती हैं। और वज़ीर ख़जाना ने बताया कि 190 अरब रुपए का नुकसान रोज़ का होता है स्ट्राइक और इंटरनेट स्लो डाउन करने से ही, या इवन स्ट्राइक से भी। तो आप बताइए इमरान खान जो है उसने आगे लगाया हुआ हुकूमत को, या इमरान खान डील नहीं हो पाया, या सही डील कर रही है हुकूमत, और इस वक्त अब इमरान का खतरा कोई नहीं रहा, खासतौर पर लास्ट ये जो फियास्को हुआ है अली बिन गंडापुर का एलिजेडली। देखिए पहले तो मैं एक शिकायत कर दूं मेरे दोनों भाइयों से, आमिर इलियास से और इरशाद भट्टी साहब से, कि वो सिर्फ बात कर रहे हैं गंडापुर साहब की स्टोरी जो है वो काबिल यकीन नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि इनकी स्टोरी काबिल यकीन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी स्टोरी काबिल यकीन होती है? जब इमरान खान ने ये कहा कि मैं अमेरिका ने मुझे निकाला, तो क्या वो स्टोरी काबिल यकीन थी? ये 8 फरवरी या 9 फरवरी को मुस्लिम लीग जीत गई इलेक्शन, क्या ये स्टोरी काबिल यकीन थी? ये जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हम इंसाफ को आसान करना चाह रहे हैं या जल्द करना चाह रहे हैं, क्या ये स्टोरी काबिल यकीन है? क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान की पार्टी जमहूरी नहीं है, बाकी जमहूरी पार्टियां हैं, इसलिए हम इसका सिंबल ले लेते हैं, क्या ये स्टोरी काबिल यकीन है? तो पाकिस्तान के अंदर तो अगर हम सियासी तज्जिया करते हैं या सियासत करते हैं तो बहुत सारे झूठ तो मानने पड़ते हैं।
ये आईजी जो पुलिस है, इसकी तो जो भी जरूरत होगी या नहीं जरूरत होगी, आईजी पुलिस खुद आया था। क्या ये बात भी काबिल यकीन है अली अमीन गंडापुर की? तो हम तो मिनासुल कौम जो है वो एक फिक्शन में बिलीव करते हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने भी एक इसमें फिक्शन अपना डाल दिया, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये बात तो समझे ना, मतलब कि मतलब ये तो हुकूमत ही जो है वो असल में, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, देखिए ये हुकूमत, सारा मसला जो है ना उसकी जड़ी है कि हुकूमत जो है ना उसके पास मैंडेट नहीं है। अच्छा। उसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए ये हुकूमत जो है वो हर वक्त घबराई हुई होती है। अगर मार्शल्ला आता है ना तो उसके अंदर वो जो मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर होता है यार, वो बोलता है देखो मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं पॉपुलर नहीं हूँ, आप मेरी बात माने, आपको डर के माननी पड़ती है उसकी बात। जब सियासी हुकूमत आती है तो बोलती है कि देखो कौम का जिरगा हुआ था, सबसे लोगों ने मुझको ज़्यादा वोट दिया था, ये हुकूमत बोल नहीं सकती है। तो बेसिकली मॉरली ये एक बैकफुट पे हैं। उसके बाद पीटीआई जो है उसको वो 2010, 12, 14, 16 वाली चीज़ें याद है, जब उसके पीछे कोई खड़ा होता था साया बन के। अब उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है तो उनकी हर चीज़ उल्टी हो जाती है। वरना पहले इनको कौन रोक सकता था धरना करने का? 12 लोग लेके भी आते थे तो डी चौक बंद कर देते थे। आज जो है वो, और फिर इनके लीडरान जो हैं वो आपने देख लिए कि लीडरों ने अंदर मिले हुए हैं। जो भी है पाकिस्तान है, आपको पता है कि पाकिस्तान में चीज़ें किस तरह चलती हैं। लेकिन हमारी फिर भी मेरी इल्तिजा ये है कि मईशत के लिए भी और दीगर चीज़ों के लिए भी पाकिस्तान के अंदर ये अफरा तफरी ख़त्म होनी चाहिए और इनको कोई ना कोई अपना एक एक स्टेप हटना पड़ेगा। चलो इस किस्म के झूठ ही हमको बोल देना, कुछ वो कर देना, लेकिन जब तक के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि अवाम का मकबूल किसको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा मिफ्ता भाई? सर जो फरीक इसमें हैं उन सबको पीछे के खत्म करना। आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है उसका पाकिस्तान में बहुत पावर में हिस्सा होता है, ये हमेशा से हिस्सा रहा है। इमरान खान भी इसी की वजह से आए थे, इमरान खान गए भी उनकी वजह से हैं, 24 में जो आए हैं वो भी इसी की वजह से आए हैं। मगर इस बार ऐसा हुआ है कि जो लोग पावरफुल हैं और जो लोग मकबूल हैं उनमें बहुत फ़र्क हो गया है। पहले ये था कि मकबूलियत भी होती थी, कबूलियत भी होती थी, तो अब थोड़ा सा ये कबूल कर लें, थोड़ा सा वो थोड़ा सा कबूल कर लें, थोड़ा सा, मतलब देखें मुल्क की खातिर मैं आपको सच बताऊं, इस तरह कंट्रीज़ नहीं चल सकती। आज हमको पता है कि हमारी आर्मी की हमें कितनी ज़रूरत है। आज अगर हम सीरिया नहीं है, इराक नहीं है, या ईरान हमको अगर इजराइल मिसाल के तौर पर हमारे मुल्कों में बमबारी नहीं कराता, वो इसलिए कि हमारी पाकिस्तान की आर्मी है, इसलिए आज हमारी इज़्ज़त है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सो आर्मी को भी रखना है, लेकिन अगर आपको जमहूरियत रखनी है इस मुल्क में तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 16 सीटों की पावर हुकूमत करे, 16 सीटों की पार्टी हुकूमत करे। फिर कोई ना कोई थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। खान साहब को भी वो बात भूल जानी चाहिए कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ नहीं है, अब शुजा पाशा चले गए हैं, ज़हीरुल इस्लाम चले गए हैं, तो अब मतलब वो थोड़ा सा वो भी इवॉल्व हो जाए, वो समझें कि यार अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, या तो अब हिल प्लेइंग फील्ड हो गई अब तो उनके लिए। लेकिन तो मतलब ये मैं समझता हूँ कि सबको समझना पड़ेगा, वरना ये मुल्क कैसे करेगा? इस मुल्क से देखें, सच्ची बात यह है कि जितने भी सियासतदान हैं, सियासी पार्टियाँ, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान हो, ये बहुत बड़े लोग हैं। इससे मुल्क ने इनको बड़ी इज्जत दी है, बड़ा पैसा दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो मुल्क की खातिर ये भी कुछ करें ना, एक एक स्टेप पीछे ले लें। लेकिन मिफ्ता साहब, पीछे जाने का मतलब तो ये होगा कि हुकूमत गिर जाएगी। अगर इमरान खान, जैसे आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत के पास मैंडेट भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की मॉरल लेजिटिमेसी भी नहीं है, तो एक स्टेप पीछे जाने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पार्टियाँ एक स्टेप पीछे जाती हैं और इस्टेब्लिशमेंट अगर एक स्टेप पीछे जाती है और इमरान खान एक स्टेप पीछे जाते हैं, तो उसका मतलब ये कि इमरान खान अल्टीमेटली, इवेंचुअली, बल्कि जल्दी फिर बाहर भी आएंगे। तो इमरान खान का बाहर आने का मतलब ये कि हुकूमत फारिग है। तो इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में भी तो सेटिस्फाइड है ना कि इसमें इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी की सूरत हाल है। वो क्यों इस सूरत हाल को ख़त्म करने के दर पे होंगी कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, एक स्टेप पीछे जाया जाए? और इनकी गवर्नमेंट को सबसे बड़ा खतरा तो इमरान खान है। इमरान खान बाहर आ गया तो ये गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। देखिए आजकल जो बिलावल भुट्टो साहब हर बार एसोसिएशन में आ जाके अचानक इनको जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की याद आई है, जो किसी भी कॉमन लॉ कंट्री में नहीं होती और जिसकी बहुत मुज़िर असरात होंगे। आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को जो है ग्लोरीफाइड सेशंस कोर्ट बना देंगे। ये जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, इससे नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब और इनकी पार्टियों का नुकसान होगा आखिर में जाके। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं गया था ना तो मुझे बेल मेरी डिनाई भी अतर मिनल्ला ने की थी, लेकिन बेल दी भी अतर मिनल्ला ने दी थी। उस वक़्त मंसूर शाह जैसे और अतर मिनल्ला और याया आफरीदी जैसे जजेस, बाबर सत्तार जैसे जजेस आप चाहते थे मुस्लिम लीग वाले कि ऐसे जजेस हैं तो वो कुछ सुनवाई करेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट जजेस खड़े थे। आज अब ये सारे इंडिपेंडेंट जजेस को हटा देंगे और वो जजेस ऐसे आपकी तरफ के रख देंगे, तो कल क्या होगा? मतलब ये क्या तारीख भूल जाते हैं
क्या ये नहीं समझते कि कभी के दिन ये तो आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन अगर इमरान खान बाहर आ गया, नहीं एक स्टेप पीछे हो गए, तो फिर हुकूमत का क्या होगा? मेरा तो ये सवाल तो है। सर वो तो बहुत आगे चले गए। अरे भाई कामरान भाई तो बहुत आगे चले गए ना। आप देखें, गुजारिश ये है कि अभी इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब भी कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म बनने की। हो सकता है वो वज़ीर आज़म बन जाए, हो सकता है इमरान खान उसमें भी बाहर ना है। इमरान खान के कुछ कोर्ट के केसेस हैं जो कि मैं समझता हूँ, ये माजरत के साथ, लेकिन कुछ जो अंगूठी वगैरह के केसेस हैं, कुछ 190 मिलियन पाउंड के केसेस हैं, उसमें बड़ी जान है। अगर वो सही तरीके से केस चलाए जाएं और उसको अगर सही प्रोसिक्यूशन करा जाए तो उन केसों में जान है। तो हो सकता है कि एक फेयर न्यूट्रल जज भी इमरान खान को सज़ा दे दे। ये आप इद्दत विद्दत के केस ना करें, बशीर जज से फैसले ना कराएं। कोई मतलब देर इज़ अ वे टू मूव मैच्योरली अहेड, कि जिधर दुनिया में भी आपका मजाक ना उड़े और आप इंसाफ भी हो और इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। राइट। ना इसमें आपको कोर्ट अदालतों को ख़त्म करना चाहिए। जी मुझे बिल्कुल आपने बड़ी पते की बातें की हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, कंटिन्यू थोड़ा कर लेते हैं। अगर भट्टी साहब आप इस पर कमेंट करेंगे, बात बड़ी मजे की इन्होंने की है, लेकिन इमरान खान को समझाएगा कौन? बहुत बड़ी बात तो ये है, आप समझाएंगे भट्टी साहब? पहली बात तो ये बड़ी मज़े की मिफ्ता भाई ने की कि अगर जमहूरियत रखनी है, सर हमने रखनी है, लेकिन वो है कहाँ, वो बताएं कहाँ रखी हुई है ताकि वो मैं वहाँ से ला के अपने पास रखूँ। ब्रेक के बाद आपने आना है। जमहूरियत की मिस हो गई है, गुमशुदा हो गई है जमहूरियत। और दूसरी बात ये है कि भाईजान कि आप एक फार्मूला दे रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो इस हुकूमत का क्या बनेगा। ये कौन सा डर आप पेश कर, सी थ्योरी डर उनकी पेश कर रहे हैं? भाई इमरान खान के मुकदमे अदालतों से अगर वो रिहा हो गया तो उसे बाहर आना चाहिए। और ये कौन सी हुकूमत है खैर से कि जिस हुकूमत की आप कहते हैं कि ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तसलसल है, और इस हुकूमत ने खैर से इसको रहना चाहिए इस मुल्क की बका के लिए। जो आई गलत तरीके से हैं, जिनकी बुनियाद ही गलत है, वो उनको आप रखना चाहते हैं। और यहाँ पे कई गलत हुकूमतें चलती रही है सर। मैं वक्त की किल्लत है ब्रेक से पहले, लेकिन मैं जरा आमिर साहब को भी अगर आपकी इजाजत दें, भट्टी साहब ले लूँ मैं। आमिर साहब, एक स्टेप पीछे क्या हो सकता है अगर लिया जाए इस मुल्क के लिए, और क्या नून लीग के लिए एक्सेप्टेबल होगा? गलत तरीके से आई है तो जो बात मिफ्ता साहब कह रहे थे, तो 2013 वाली तो इमरान खान के बकौल बिल्कुल जाली हुकूमत थी, और उसमें ये वज़ीर भी बने उसी आइन के तहत जिसमें इलेक्शन लड़े बगैर ये हलफ उठा के वज़ीर रहे। और इनसे बड़ी अथॉरिटी कौन होगी जब ये तकरीर करते थे कि इमरान खान मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा गए। भाई सब चीज़ें एक ही जैसी चल रही होती है ना, कि कब किसने क्या किरदार अदा किया। जब उसका मनसब बदलता है तकरीर बदल जाती है। हमारे मुल्क का तो अलमिया यही है भाई, वही जज है ना, इन्होंने एक चैम्बर के 3 जजों के नाम गिनवा दिए, सारे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन तीनों हाई कोर्ट से मुख्तलिफ जगह से सुप्रीम कोर्ट आ गए। यही वो अलमिया है जो पाकिस्तान की अदलिया में है। तो इस्माइल साहब, ब्रेक से पहले मैं आपको ये कह रहा था कि आमिर साहब फरमा रहे थे कि ये तो वही मामला है जो 2013 में जिस हुकूमत में आप वजीर थे उसको इमरान खान जाली कहा करता था। तो धांधली कौन सा आज का नया मसला है? तो ये कौन सा इतना बड़ा इशू है मौजूदा हुकूमत नहीं सर, नहीं 2013 में सारे जी शऊर लोगों को पता थी कि खान साहब झूठ फरमा रहे हैं और वो इलेक्शन सही था। ये तो हम सबको पता है। 2018 में RTS बंद हुए थे और उसके अंदर इमरान खान को उससे पहले भी, इलेक्शन से पहले भी फ़ौज ने हेल्प करी थी, और ये सबको पता है। और 2024 के अंदर अगर आमिर साहब ये समझते हैं, आमिर राना साहब की इलेक्शन फेयर था, तो फिर मेरी जो तनकीद थी वो गलत है, फिर मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन अगर वो भी ये बात मानते हैं कि ये जो 16-17 सीटें जीतने वाली पार्टी को, अच्छा तो फिर मैं मिफ्ता साहब कंप्लीट कर लें, उसके बाद तो फेयर इलेक्शन थे ना। मिफ्ता साहब कंप्लीट कर लें जी। मैं तो यही कह रहा हूं कि सब एक जैसे इलेक्शन 13 में तो मसाला कभी कम है कभी ज्यादा। नहीं देखिए सर, नहीं देखें, 13 के अंदर जो इलेक्शन था वो तो नवाज शरीफ साहब जीते हुए थे, इमरान खान साहब एकदम गलत फरमा रहे थे। 18 के अंदर भी इमरान को मदद करी गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इमरान को 18 में मदद करी गई थी, इसका ये मतलब नहीं कि आप 24 में बेईमानी से आ जाएं। अगर आपको वोट को इज्जत देनी है तो फिर हर मरतबा इज्जत देनी है। ये नहीं कि मेरी बारी में अगर बेईमानी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पिछली मरतबा उसने बेईमानी करती थी, इस बार मैं बेईमानी कर लूँ। ये मैं समझता हूँ कि अगर आपको जैसे आगे बढ़ाना है, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि जमहूरियत किधर है, तो मेरे भाई एक जमहूरियत का आपने गिलाफ तो पहना हुआ है ना, जिससे बड़ी कॉस्टली गिलाफ है। ये आसान नहीं है। हम जो सिंध में रहते हैं, हमको इतनी बुरी गवर्नेंस सफ़र करनी पड़ती है जमहूरियत की वजह से, और भी बड़े मसाइल होते हैं।
तो जब फिर अगर हमने जमहूरियत करनी है तो इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। यही पाकिस्तान था जो 1990 में सारे जनूबी एशिया में अमीर तरीन था, आज अगर गरीब तरीन है तो ये हमारी हुक्मरानी की कसूर है, ये हमारी नाक़िस हुक्मरानी है। तो हमको फिर हुक्मरानी ठीक करनी है। अब अगर आपने ये मतलब यही अगर आपने म्यूज़िकल चेयर्स खेलनी है और कुर्सी की लड़ाई करनी है तो फिर कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए ये बड़ी बात है कि तमाम जो लीडरान हैं ये सब एक एक स्टेप पीछे ले और बोलें कि यार ठीक है, अब कुछ पाकिस्तान की भी बात कर ले। ये जो आज असेंबली में लड़ाई होती है कि ये अमेंडमेंट आ रहा है, वो अमेंडमेंट आ रहा है, कि हमें नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करी थी कि अली अमीन गंडापुर अकेला थोड़ी झूठ बोल रहा है, ये तो कौम जो है वो दो चार से 70 साल से झूठ सुनी आ रही है, अयूब खान के ज़माने से झूठ सुने आ रहे हैं। और मिफ्ता साहब, आपके ख्याल में मुल्क की इकॉनमी के लिए कोई बहुत ज़रूरी है इमरान खान के साथ पैचअप होना? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इकॉनमी बेहतर हुई है, इसमें कोई दो धकी छुपी बात नहीं है। अफरात ज़र कम हो गया है, महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उसमें कमी आ गई है, दुनिया भर में तेल की कमी हो गई है। लेकिन अगर आपके अंदर मुल्क के अंदर आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, मुल्क के अंदर अगर आपने जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको ये गुर्बत 40% है, 4 में से 10 पाकिस्तानी जो है वो खतरे गुर्बत के नीचे रह रहे हैं। आज भी 10 लाख बच्चा जो है वो भूखा सोएगा। अगर आपको वो चीज़ें ठीक करनी है तो आपको मामला ठीक करने पड़ेंगे। और 19-20 की अगर इमरान के साथ बेईमानी करी होती तो सब चल जाता, लेकिन ये कम वक्त 10-20 की बेईमानी हो गई है और फिर रसीदें दे के बेईमानी हुई है। उनके पास जो है वो फॉर्म 45 है। अब मसला ये है ना कि आपने तो मतलब कम से कम वो अच्छा किया था इन्होंने कि आरटीएस जब बंद किए थे तो हमारे सबके पोलिंग एजेंट निकाल दिए थे इन्होंने कमरे से। इन्होंने तो पोलिंग एजेंट आमिर भाई 10-20 की बेईमानी जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकेगी तारीखी तनाजुर में भी। ये जो तारीखी तनाजुर में आपने सारा मिफ्ता साहब का सुनवाया, इशू ये है कि बेईमानी 1 पैसे की भी है, 10 पैसे की भी है, 20 पैसे की भी है। तो पहले माने फिर बैठें। जब आप कहते हैं कि मेरे हक में बेईमानी है या मैं जिसका ममदू हूं उसके हक में बेईमानी है तो वो दुरुस्त है और नहीं है, भाई सारी बेईमानियों को माने और फिर बैठें सारे, फिर बात बनेगी। उसमें अदलिया भी पार्टी है, उसमें ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया जी। सियासी जमातें और नई पार्टी जिसके सेक्रेटरी जनरल साहब मिफ्ता साहब हैं, ये भी बड़ी बुनियादी पार्टी हैं कि ये भी कहीं से आए हुए हैं, सारे के सारे लाए जा रहे हैं। क्या है भट्टी साहब, इमरान खान को समझाने का कौन और गारंटी कौन लेगा? भाईजान, इमरान खान को क्या समझाना है आपने, छोड़ दें उसका पीछा यार। वो जेल में केस भुगत रहा है, इस हुकूमत को समझाएं कुछ। ये जो आइन पे के बुनियादी स्ट्रक्चर पर खुद का हमला करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर खुद कुछ हमला करने जा रही है, और ये जो नई आइनी एक कंगरू अदालत बना रही है और अपने मनपसंद जजेस को लगा रही है, यानी जज बनाएंगे भी हम, लगाएंगे भी हम, मॉनिटरिंग भी हम करेंगे, चीफ जस्टिस भी हम करेंगे, फिर फैसले भी मनपसंद के हम लेंगे। इनको कुछ समझाएं यार, इनको कुछ समझाएं कि ये तो यास्मीन राशिद साहिबा की कम से कम एक मरतबा नवाज शरीफ साहब मिल लें उनसे, कह दे कोई बात नहीं, अगली मरतबा आप जीत जाएंगी। और रेहाना डार को ख्वाजा आसिफ साहब मिल रहे हैं, इनको कुछ समझाएं। ये जो जाली मैंडेट पे आके आप मिफ्ता साहब आपके पुराने दोस्त हैं जो पीएमएलएन वाले, आप ही समझा दें। मुझे तो जानते नहीं इतने से। जी देखिए मैं आपको जी किन के पुराने दोस्त हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब के, पीएमएलएन वाले मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं सच देखिए, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मुहिब्बुल वतन हैं, सब मामले की गहराई को समझते हैं, सब अपने अपनी पोजीशन में इस वक्त फंसे हुए हैं। मैं ये सच बता रहा हूँ कि पाकिस्तान भी अच्छा हो जाएगा और इन सब की सियासत भी अच्छी हो जाएगी अगर ये थोड़े से मामले को निपटा लें। ठीक। और ये हद दर्मी से फैसला करना या ज़िद से फैसला करना, ये तो हम समझते थे मुस्लिम लीग में जब थे कि इमरान खान की ये वो है तुर्रा है और ये तो पीछे हट जाना चाहिए। तो आज मैं समझता हूँ कि सबको पीछे हट जाना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि ये जो कोर्ट बन रही है FCC, जिसमें आप खुद ही जजेस लगाएं, ये इंसाफ के लिए नहीं बन रही है। राइट, बहुत शुक्रिया। आप तीनों लोग प्रोग्राम में मौजूद थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगले कुछ दिन बड़े कठिन है सियासी लिहाज से भी। कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके फ़ौरन बाद हुकूमत ने जो है पैकेज रखा हुआ है छुपा के, और वो तोहफ़ा है आइनी तरमीम का। और मौलाना साहब को भी आई थिंक आधे ज़्यादा तो उन्होंने मिला लिया है। आने वाला दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए। सुप्रीम कोर्ट किस तरह बैठेगी, इसी महीने नए चीफ जस्टिस का फैसला भी होना है। बल्कि फैसला क्या होना है, उन्होंने नए चीफ जस्टिस आना है, लेकिन वो नए चीफ जस्टिस जो है, जिस तरह मिफ्ता साहब बता रहे हैं कि वो उस तरह की सुप्रीम कोर्ट के हेड बनेंगे जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट हुकूमत चाह रही है, या वो बाकायदा जो कानूनी तौर पे एक ताकतवर सुप्रीम कोर्ट है जो पाकिस्तान के दस्तूर में जिस तरह लिखा हुआ है उसके जज बनेंगे या चीफ जस्टिस बनेंगे, ये अहम सवाल है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।